जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा के दौरान मधुबनी जिले के चनौरागंज पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वह लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, 9वीं पास हैं। अगर वह कहीं से पीएचडी किए हुए हैं तो बताए किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं, प्रमाण पत्र दिखाएं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं डॉक्टर का बेटा हूं, तो हर समय कहता हूं मैं डॉक्टर का बेटा हूं। मेरे दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे। तेजस्वी यादव का भी पहचान सिर्फ यही है कि वह लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा उसकी क्या पहचान है? ना खेल में, ना कोई योग्यता। 9वीं पास आदमी उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। बिहार में 9वीं पास व्यक्ति को एक नौकरी भी नहीं मिल सकती। परिवारवाद नहीं है तो क्या है? 35 सालों से लालू और नीतीश बिहार में शासन चला रहे हैं। वहीं शराबबंदी पर प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में महंगाई का कारण शराबबंदी है। बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल का दाम अधिक है। जमीन रजिस्ट्री करने में भी लोगों को ज्यादा रुपया का चालान कटाना पड़ता है। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है। सरकार की शराबबंदी करना गलत है। इसमें कोई नीति नहीं है। पूरे बिहार में घर घर शराब पहुंचाया जाता है, ऑनलाइन की तरह, जिस कारण से बिहार सरकार के राजस्व में काफी घाटा हो रहा है। शराबबंदी से शराब कारोबारी और भ्रष्ट अधिकारी के पॉकेट में मोटा पैसा जा रहा है। बिहार में शराबबंदी बिल्कुल गलत है। नीतीश सरकार द्वारा बिहार में शराबबंदी कर राजस्व पूर्ति के लिए डीजल, पेट्रोल, जमीन रजिस्ट्री एवं अन्य चीजों पर ज्यादा राजस्व लिया जा रहा है, जिसका असर सीधा बिहार के आम जनता पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए बताया, सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, बस और क्या है उसके पास। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लालू की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, हमेशा वह सत्ता के गलियारे में बने रहते हैं। उन्हीं का बेटा है सम्राट चौधरी। बीजेपी भी उसी आधार पर उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। साथ ही उन्होंने झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के बेटे विधायक बने हुए हैं। चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए मधुबनी पिछले करीब 1 महीने से हम लोग यहाँ पर हैं। आने वाले 10, 12, 15 दिन अभी और मधुबनी में रहूँगा। 29 तारीख को यहाँ से हम लोग दरभंगा पहुँचेंगे, दरभंगा जिला में इंटर करेंगे। पदयात्रा के दौरान जो अनुभव रहे हैं वो हम लोग प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर जब पत्रकार बंधुओं से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मधुबनी को लेकर जो हमारी अपनी सोच है, जो हमने देखा यहाँ पंचायतों में, ब्लॉक में, अभी करीब 8 ब्लॉक और बाकी है, उसकी भी पदयात्रा पूरी होगी। तो सब ये है कि लोग जिन समस्याओं से बरसों से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, वो उन समस्याओं के बारे में जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इसके लिए दोषी कौन है, क्या करने से ये सुधार हो सकता है। लेकिन ये सारी बातों की जानकारी होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करते हैं। 5 साल वो समस्याओं से जूझते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो वोट अपनी समस्याओं को छोड़कर अपनी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि समाज को पहले इस बात के लिए समाज में चेतना जगाई जाए, उनको ये समझाया जाए, सिखाया जाए कि जब तक आप अपनी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक आप वोट चाहे जिस किसी भी दल, जिस किसी नेता को दे दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप किस बात के लिए वोट देते हैं। तो पहला जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि गांव-गांव जाएं और छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को बैठाकर रोड के किनारे, नुक्कड़ सभाओं में, उनके घरों पर, विद्यालयों में जाकर ये समझाया जाए कि भाई बिहार की दुर्दशा को अगर सुधारना है तो कम से कम एक बार आप ये संकल्प लीजिए कि अगली बार जब आप वोट देंगे तो वोट किसी दल, जाति, नेता के आधार पर नहीं, वोट आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए देंगे। और वो काम हम लोग कर रहे हैं। 4000 से ज्यादा गाँव में जाकर मैंने इस तरह की सभा खुद से आयोजित करी है, खुद से मैंने कंडक्ट किया है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि लोग ये बताते हैं कि अगर भाई हम लोग वोट अच्छे आदमी को देना भी चाहें तो विकल्प हमारे पास है क्या। यहाँ तो सिर्फ 2 ही दल है और दोनों दलों को लोगों ने हर तरीके से जांच परख लिया है। तो विकल्प के अभाव में, मजबूरी में किसी गलत व्यक्ति, दल को वोट न करना पड़े, इसके लिए एक नया राजनीतिक विकल्प यहाँ बनाया जाए। और वो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि पदयात्रा के दौरान समाज की मदद से, समाज से सलाह मशवरा करके ऐसे सारे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए
जो ये समझते हैं कि बिहार में एक नए दल नए विकल्प की जरूरत है और उसको बनाने में भागीदार बनना चाहते हैं, उसके संस्थापक बनना चाहते हैं, बनाने वाला बनना चाहते हैं। और तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर समाज सही लोगों को वोट करने को मुद्दों पर तैयार हो जाए, उनके सामने एक बेहतर विकल्प हो, वो चुनकर आ भी जाए, तो भी बिहार के विकास के लिए जरूरी है कि जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार के विकास की एक सोची समझी योजना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य यह है कि बिहार के 8,500 से ज्यादा पंचायतों का अलग अलग आने वाले 10 वर्ष में कैसे उसका विकास होगा उसकी योजना भी बनाई जाए। हर पंचायत में एक अपनी समस्या है, कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं विद्यालय नहीं है। इन सारे विषयों का अध्ययन करके हर पंचायत का एक अलग सी योजना बनाना, और खास करके 3 बिंदुओं पर कि हर पंचायत में बच्चों को पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय अच्छी व्यवस्था कैसी बनाई जाए। विधानसभा का चुनाव है, एक बार दल बन गया तो निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है उसमें चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। दल बनने को लेकर जो बात मैंने पदयात्रा शुरू करने के पहले कही और आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि दल तभी बनेगा जब मैं पूरी बिहार की पदयात्रा पूरी कर लूँ, हर गांव पंचायत प्रखंड को देख लूँ, समझ लूँ, उन लोगों से बातचीत कर लूँ जो दल बनाना चाहते हैं। दल प्रशांत किशोर को अगर बनाना होता तो हम तो पटना में बैठ के बना सकते थे। मैं जो आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक इन तीनों चीजों को समायोजित नहीं किया जाएगा, आप दल बना लीजिएगा, लोग ही नहीं तैयार है, लोगों की समझ नहीं है, फिर जाकर वही गलती करेगा। तो लोगों को पहले समझाया जाए, प्रेरित किया जाए, उन्हीं के बीच से ऐसे लोगों को निकाला जाए कि दल जो बनाए, और दोनों काम हो जाए तो उसके साथ साथ एक योजना भी हो। ऐसा ना हो कि चुन के आने के बाद फिर आप अध्ययन करना शुरू करें कि बिहार की समस्या क्या है, इसका निपटारा कैसे होगा। तो जहां तक मैं समझता हूं आपके सवाल का जो जवाब है, लोकसभा से पहले मुझे नहीं लगता है कि दत्त सुराज दल बन पाएगा। इसलिए नहीं, राज्य का कोई नेता नहीं है जो निर्णय ले सकता है। अब छपरा में मान लीजिए मेयर का उपचुनाव होने की संभावना है, तो ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ छपरा में जो दत्त सुराज की इकाई है उन्हीं को लेना है कि भाई हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना। अगर लड़ना है तो वो सब लोग मिलकर लड़ेंगे। यही बात कमोबेश लोकसभा में भी रहेगी। सर, आज झंझारपुर में है आप, झंझारपुर में बहुत घूम भी चुके हैं। यहाँ जो मुख्य दल हैं भारतीय जनता पार्टी, जदयू, ये सारे लोग झंझारपुर को जिला बनाने का काफ़ी आश्वासन दिए और बहुत पुरानी मांग ये भी है। भाजपा अपना संगठन भी अलग झंझारपुर जिला करके बनाई हुई है। नीतीश कुमार जी भी बहुत दिन पहले ही यहाँ बताया जो हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे। दोनों दल सत्ता में रहे तो चुप रहे, अब अलग हैं तो भी चुप हैं। नहीं, देखिए बिहार में ये जो पूरा रैशनलाइजेशन है, यहाँ 13 करोड़, सिर्फ जिले की बात नहीं है, जिला, प्रखंड और पंचायत की जो संख्या है विथ रिगार्ड टू पॉपुलेशन, हम लोग की आबादी है 13 करोड़। तो यहाँ पर जो जिलों की संख्या होनी चाहिए, वो चाहे बगहा का मामला हो या यहाँ झंझारपुर का मामला हो, ये वर्षों से लंबित है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने एक तरीके से जैसे अन्य विषयों पर अपने अहंकार को के चलते उसको लागू नहीं किया। बगहा में भी उन्होंने घोषित किया बनाएंगे, पुलिस जिला बना दिया, लेकिन पूरा जिला नहीं बनाएंगे। वही हाल झंझारपुर का है। ऐसे कई जगहों पर प्रखंडों की मांग है, जिलों की मांग है। तो इसका एक पूरा रैशनलाइजेशन जो है, यहाँ जो पंचायतों की जो साइज है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। 12,000 से 15,000 की आबादी पर यहाँ एक पंचायत है। आप आंध्रा में चलिए, तमिलनाडु में चलिए, केरल में चलिए, तो वहां पर 3,000 से 5,000 पर एक पंचायत है। तो ये पूरा फिर से रैशनलाइज करने की जरूरत है, जिसमें अब यहाँ पर बिहार में इसको कभी सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करके ना पंचायत बनाए गए, ना प्रखंड और जिला बनाए गए। राजनीतिक तौर पर जब जिसको सुटेबल लगा उसने अपना वहां पर एक जिला बना दिया, एक प्रखंड बना दिया। मुझे लग रहा है कि बिहार में इसकी एक समुचित इसका अध्ययन कराकर इसको फिर से और एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों को छोटा करने की जरूरत है, चाहे वो पंचायत हो, प्रखंड हो या जिला हो। एक एक जिला में पदाधिकारी हैं, वो तो अपने टेन्योर में जिला का भ्रमण तक नहीं कर पाएंगे। समस्या का समाधान क्या करेंगे? लोग 4-4, 5-5 महीने तो जाते ही नहीं अपने एरिया में। तो मेरा इस पे अपना मत यह है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, चाहे वो जिला है, प्रखंड है, पंचायत है, उसको फिर से रैशनलाइज करने की जरूरत है। देश के अन्य राज्यों में, खासकर जो आगे बढ़ गए राज्य, विकसित राज्य हो गए हैं, आगे धनी राज्य हैं, वहां के भी मॉडल को देखना चाहिए
और सब देखने से ऐसा लगता है कि इकाइयों को यहाँ जनसंख्या के हिसाब से और बढ़ाया जाना चाहिए। आज किसको ज्ञानी बता रहे हैं, कल उसको मूर्ख बताने लगेंगे। आज जिसको देश का, राज्य का भविष्य बताएंगे, उसी को कल गाली देने लगेंगे। तो नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो गया है। अब बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। 2-4-5 महीना बचा हुआ है, अपना लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए। उसके बाद जदयू के विघटन का दौर शुरू होगा और साथ ही नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होगा। बहुत दिन हो गया, 30-35 साल से बिहार की जनता देख देख के थक चुकी है। और मैं ये बात आपको रिकॉर्ड कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का एज ए दल राजनीतिक विघटन हो जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का करीब करीब ये अंतिम समय चल रहा है। जितने दिन चलना है चल रहे, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं। जो हाथ पांव मारना है मार लीजिए। और किसी को इसकी चिंता नहीं है कि नीतीश कुमार किधर है। इवन आरजेडी को भी इसकी चिंता नहीं। आरजेडी भी यही सोच रहा है कि इनका खत्म हो कहानी। तो उसके आरजेडी भी वही सोच रहा है, भाजपा भी यही, सब यही सोच रहे हैं कि इनकी कहानी खत्म। सर, क्या उम्मीद करें जन स्वराज के पद यात्रा के बाद बिहार की राजनीति में एक नई भूचाल आएगी और युवाओं को मौका मिलेगा? चूंकि आज तक राजनीति आप ये उम्मीद रखिए कि मैं पूरी तरीके से, मैं बता रहा हूँ, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ही दे रहे हैं, पूरी तरीके से संकल्पित हैं। बिहार में 2 बरस लगे, 4 बरस लगे, नहीं है भाई, हम पीएचडी किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही भी, पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे हैं वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे हैं। हम कहाँ बता रहे हैं? हम तो खाली जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते हैं, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे और इसीलिए आप वहां बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में, हम तो पीएचडी हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आपको भी समाज का अनुभव, आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने 9th पास नहीं किया है उसको आप यहाँ बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं? जो आदमी ट्विटर पे और प्रेस में आकर चिल्ला रहा है उसको हम बता रहे हैं कि 9वीं फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहाँ कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है। और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा फिर उनको क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि लालू यादव के लड़के, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? और जहां तक परिवार की बात है, किसी ने कहा कि भाई तो खाली लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे हैं। हम सबके बारे में, हम तो सम्राट चौधरी के बारे में भी रोज बोलते हैं। सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई? तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शकुनी चौधरी कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाग के भी विधायक मंत्री बन गए। आज अभी उनको भाजपा का दौर दिख रहा है तो भाजपा को भी और कोई नहीं मिला है। उनको एक बड़े नेता के बेटे को ही जगह दिया है उन्होंने भी। ये बात सिर्फ लालू यादव और शकुनी चौधरी की नहीं है। मैं ये आंकड़ा हर जगह देता हूं, आपको रिपीट कर देता हूं। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक सांसद बने हैं, चाहे जिस दल से बने, वो 1250 परिवार के लोग ही हैं। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, करीब 3.5 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर विधायक सांसद बनने का अधिकार यहाँ पर अभी तक सिर्फ 1250 परिवार के लोगों को ही है। इन परिवारों ने ऐसा राजनीति पर यहाँ कब्जा कर लिया है कि ये रहेंगे, इसके बाद इनके बेटे रहेंगे। यही तो बिहार की दुर्दशा का कारण है। और ये सिर्फ आरजेडी में नहीं है, हम तो भाजपा वालों को कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी की क्या क्वालिफिकेशन है? शकुनी चौधरी के लड़के अगर नहीं है तो किस आधार पर बना दिया यहाँ का, मतलब किस आधार पर भाजपा के अध्यक्ष है? मैं तो ये जनरल बात कर रहा हूं कि बिहार में जो व्यवस्था है उसकी एक कारण उसकी बदहाली का ये है कि यहाँ कुछ चंद परिवारों ने यहाँ की राजनीति पर पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। आप किसी भी विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, आप अपने विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, वही 4-5 परिवार है, वो या उनके बच्चे। दल चाहे कोई रहे, नेता कोई रहे, जब जिस नेता का जिस दल का दौर आता है उसी में फिर सब जाके शामिल हो जाता है। जो लोग यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उन्हीं के बच्चे आज भाजपा से यहाँ विधायक।
तो ये परिवारों का जो कब्जा है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हमें किसी व्यक्ति से नहीं लेना देना है। अब उनको मिर्ची लग रही है तो हम क्या करेंगे उसके लिए। मैं तो उनके पक्ष की बात कर रहा हूं कि भाई सिर्फ परिवार की राजनीति लालू यादव नहीं कर रहे हैं। बिहार में हर विधानसभा, हर प्रखंड में, हर लोकसभा में कमोवेश यही स्थिति है। 2, 4, 5 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। घूम फिर कर वो या उनके बच्चे ही किसी न किसी दल से चुनाव लड़ते हैं और मजबूरी में यहाँ की जनता को उन्हीं को वोट देना पड़ता है, चाहे वो लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव हो कि शकुनी चौधरी के लड़के सम्राट चौधरी हो। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल पर आया। अपने बल पर लालू जी आए थे तो ठीक है, अपने बल पर नीतीश जी आए वो ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी तो अपने सम्राट चौधरी की यही तो पहचान है भाई। आपको ये देखना चाहिए कि क्या दुनिया में कहीं कोई ऐसा प्रमाण है कि शराबबंदी के जरिए किसी राज्य, किसी देश, किसी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ हो। दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। भारत नहीं, दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक नैतिक उत्थान किया हो। दूसरा तर्क ये दिया गया कि शराबबंदी इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे। मैंने इसका भी खंडन किया है। जो लोग भी महात्मा गांधी को पढ़े हैं, समझते हैं, महात्मा गांधी ने शराबबंदी को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर उसकी बात कही है। राजनीतिक कानून की बात उन्होंने, सरकारी कानून की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि सरकारों को, समाज को ये काम करना चाहिए इस दिशा में कि शराब लोग न पिए। लेकिन गांधी जी ने यह भी कहा कि लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वेजिटेरियन रहिए। कल होकर उसी आधार पर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन खाएगा उसके घर पर छापा पड़ेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर कहेगा गांधी जी ऐसा कह रहे थे। भाई गांधी जी ने ये नहीं कहा था। गांधी जी ने ये कहा कि समाज और शासन दोनों को ये प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब पीने की जो बुरी आदत है उससे अलग रहें। अब नीतीश कुमार आधा कचड़ा ज्ञान लेकर पता नहीं कहां उन्होंने कहा। मैं रोज 1 साल से ये चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश कुमार खुद, उनके सरकार में या उनका कोई अफसर गांधी जी का लिखा हुआ वो वाक्य दिखा दें जहां गांधी जी ने ये कहा हो कि सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। ना गांधी जी ने ऐसा लिखा ना कहा। तो 2 बातें, दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप आर्थिक सामाजिक लाभ पा सकते हैं। दूसरा, गांधी के नाम पर इसको आप लोगों के आंख में धूल झोंकिए मत। और तीसरा, अगर आपने खुद की विद्वता से इसको लागू किया है तो जमीन पर तो ये लागू है नहीं। बिहार में शराबबंदी, शराब के दुकानों को बंद करने का अभियान है। शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गई। तो भाई पूरी दुनिया में आजकल होम डिलीवरी का सिस्टम है। इसका मतलब वो चीजें बिकनी थोड़ी ना बंद हो गई। अमेजोन से जो चीज बिक रही है, फ्लिपकार्ट से जो चीज बिक रही है तो घर पे आ ही रही है। तो शराबबंदी से तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बिहार की गरीब जनता का करीब 20,000 करोड़ का हर साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है जो शराब माफिया है, जो भ्रष्ट अफसर है उसके जेब में। वो पैसा लूट कर अपने घर ले जा रहे हैं। और समाज में अवैध शराब के कारोबार, शराब माफिया, अवैध शराब से होने वाली मृत्यु, जो युवा है वो काम करने के नाम पे शराब के धंधे में उनका लिप्त होना, अलग अलग तरह के नशा का करना, महिलाओं का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा करना, ये तो सारी बातें हर दिन चर्चा में, हर दिन चर्चा में। इसलिए शराबबंदी पर तो लोग बात करना ही छोड़ दिए भाई। उत्तर प्रदेश के मुकाबले डीजल और पेट्रोल यहाँ 8 से 10 रुपए महंगा है, वो शराबबंदी का परिणाम है। आप यहाँ रजिस्ट्री कराने जाते हैं, रेंट पे घर लेना चाहते हैं, जमीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसका इंडिया में सबसे ज्यादा दर बिहार में है, वो भी शराबबंदी का परिणाम है। तो आपको आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, इसका कोई फायदा है नहीं। पूरे समाज को आपने मतलब शराब के अवैध कारोबार से जोड़ दिया। और इसका जो एक और बड़ा नुकसान हुआ वो है बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर। जितना पुलिस प्रशासन तंत्र है वो शराबबंदी लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको छुपाने, बढ़ाने में लगा हुआ है। और जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया है, जो काम है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। सर, लालू जी की बेटी के जो आपके बारे में बयान दिया उस पर आपका रिएक्शन क्या है? कोई रिएक्शन नहीं। लालू जी की बेटी, अब लालू जी के बेटे यहाँ नेता, आप उनके बेटी पर, उनके नाती पर, उनके घर में काम करने वाले लोगों के, ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। नीतीश कुमार और आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो देश की राजनीति को प्रभावित कर सके। बिहार में वो बड़े चेहरा हो सकते हैं,
दूसरा बात, जब इंडिया अलायंस बना तब मैंने कहा कि नेताओं के एक साथ मिलने से, चाय पीने से, प्रेस वार्ता करने से देशव्यापी माहौल नहीं बन सकता है। ये ठीक बात है। अगर सब दल एक साथ आते हुए दिखेंगे, नेता साथ में आते हुए दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ मजबूत चीज बन रहा है। और इंडिया अलायंस ने किया क्या अभी तक? पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया, और वो नाम अगर अच्छा किया तो उसका फायदा भी मिला। इतनी चर्चा हो रही है देश भर में, भाई इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। लेकिन नाम बदलने के बाद उन्होंने क्या किया? अभी तक ना संयोजक बनाया, ना चेहरा बनाया, ना कोई नैरेटिव बनाया, एक बैठक, एक रैली तक नहीं कर पाए पिछले। अब हम कहां बोल रहे हैं? अब तो नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं कि भैया ये लोग तो, ये काम नहीं चलने वाला है। अभी आपने किसी का नाम लिया, तो ये हम नहीं बता रहे, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई प्रशांत जी, जो आप इंडिया अलायंस के विषय में पहले कह रहे थे, वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उस अलायंस को बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ना कोई समझ दिखाई, ना कुछ उनकी सोच है, ना कोई प्रयास है। एक साथ बैठ गए, चाय पानी पी लिया, प्रेस में वार्ता कर लिया, उससे क्या हो जाएगा? और जो लोग ये बताते हैं कि दलों के एक साथ आने से चुनाव जीता जा सकता है, उनका ये भ्रम है। कुछ लोग आपको उदाहरण देगा कि देखिए इंदिरा जी को सब दल मिलकर 77 में हरा दिया। भाई आप मूर्ख है। इंदिरा जी को दलों के साथ आने से नहीं हराया गया। इंदिरा गांधी को अगर 77 का जेपी का आंदोलन नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होता, तो सारे दल आकर इंदिरा जी को हरा देते। पहले इमरजेंसी हुआ, 77 का आंदोलन हुआ, उसके बाद दल साथ आए, तब उसको राजनीतिक सफलता मिली। पहले बोफोर्स के मुद्दे पर वीपी सिंह ने देशव्यापी अभियान चलाया, जनमोर्चा बनाया, फिर उसके साथ सारे दल जुड़े, तब राजीव गांधी हारे। ऐसा नहीं है कि आप खाली दल बना लीजिएगा और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपको वोट दे देगी। ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर वंचित रह गया, उसको लाभ नहीं मिला। तो अगर लाभ नहीं मिला तो पहला सवाल ये है कि लाभ आखिर मिल किसको रहा है? पिछले 35 वर्ष से तो 2 ही आदमी सत्ता में बैठे हैं, वो है लालू जी और नीतीश जी। तो अगर वंचित समाज के लोगों को विधायकी में या लोकसभा में टिकट नहीं मिला, लड़ने का अवसर नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाजपा, जेडीयू और आरजेडी। तो इन तीनों दलों को पहले ये घोषणा करना चाहिए कि कितने लोगों को वंचित समाज से उन्होंने अभी तक विधायक का, सांसद का टिकट दिया है। दूसरा बात, कितने इनके दलों में ऐसे विधायक, सांसद हैं जो इन वर्गों के हैं, जो जीत कर आए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मांझी जी बता रहे हैं कि भाई जो विधायक जीत कर आए हैं, अभी आपके मंत्रिमंडल में कितना आपने प्रतिनिधित्व दिया है, वो बता दीजिए। मतलब ये तो ऐसे हुआ चोर मचाए शोर। भाई वंचितों का अगर हक मारा गया है, जो कि दिख रहा है, तो मारने वाले तो आप ही दोनों लोग हैं। आप ही दोनों तो बैठे हुए हैं। तमिलनाडु के लोगों ने तो बिहार के वंचितों का हक मारा नहीं। भाई राज्य सरकार जो आज यहाँ बिहार में चल रही है, उसका इस वित्तीय वर्ष में बजट है बिहार सरकार का 2,46,000 करोड़, और 60% उस बजट का, सीधा 60% राशि जिन विभागों के पास है, उसके मंत्री 2 व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर आपको वंचित समाज को, या जो समाज छूट गए हैं, उनको भागीदारी देनी है, तो उन्हें उन समाज के जीते हुए विधायकों को वो विभाग देने चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई मुसलमान क्यों रहेगा? उल्टा क्यों नहीं कर देते? पथ निर्माण विभाग आप किसी अल्पसंख्यक आदमी को दे दीजिए। नीतीश कुमार काहे गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप किसी अल्पसंख्यक को बनाइए, किसी पिछड़े को बनाइए। शिक्षा मंत्री आप किसी पिछड़े को बनाइए। स्वास्थ्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण कार्य, जो बड़े विभाग हैं, ये तो सारे विभागों के मंत्री कौन हैं? नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और उनके दो मित्र दोस्त लोग हैं। तो अगर हकमारी हुई, क्योंकि वो कह रहे हैं हकमारी हुई, तो तुरंत भाई तुरंत लागू करो। इसके लिए तो सबसे पहले इस्तीफा इसलिए दो कि तुम 35 साल से हक मार रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।